इसमें बोलता है जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार और निरंतर किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जैव, अजैव, अनवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, बताइए तो किसे कहते हैं। तो इसको हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, नवीकरण संसाधन। तो जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नवीकरण संसाधन में पानी हो गया, ठीक है, तो ये सब जो होता है, हवा हो गया, तो ये सब को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अनवीकरण में होता है जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद किस दोबारा इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो दोबारा इसको उपयोग नहीं कर सकते, तो अनवीकरण संसाधन जैसे हो जाएगा पेट्रोल, ठीक है, तो पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, तो ये सब जितनी होता है खत्म हो जाने के बाद इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं। आंध्र प्रदेश में अनंतपुरा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बता रहा है अनंतपुरा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा मतलब कॉपर के लिए, जस्ता जिंक के लिए, ऑप्शन नंबर सी बोलता है अब्रक माइका के लिए, और ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण मतलब गोल्ड के लिए। तो आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी तो सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ण या गोल्ड के लिए फेमस है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें बोलता है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो बताना है मंगल पांडे के द्वारा 1857 के दौरान में पहली गोली चलाई गई थी। बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में। तो कहाँ से ये मतलब विद्रोह किया था और गोली चलाया था। चलिए तो सही जवाब कहाँ आ जाएगा, बैरकपुर। तो ऑप्शन नंबर ए, तो बैरकपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2015 में गठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। तो बताना है 15 में जो गठित हुआ था नीति आयोग आया था, तो उसका उपाध्यक्ष कौन था। श्री सिंधु खुल्लर, अरविंद पनगरिया, राजीव कुमार या बी एस सारस्वत। तो ये उस समय का है, तो गठन हुआ था तो इसीलिए उस समय आया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए बताइए तो कौन सा, अरविंद पनगरिया। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और नीति आयोग का जो मतलब कि हेड जो होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखिए कि इसी के द्वारा ये होता है, फिर इसके बाद सीओ रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला है मनरे मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किन्हें दिया गया था। बताना है मरणोपरांत जो था भारत रत्न पहली बार किसको प्रदान किया गया था। एम जी अम्बेडकर को, ठीक है, बी आर अम्बेडकर को, के कामराज को और लाल बहादुर शास्त्री जी को। बताइए तो किसको दिया गया था, बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, बी आर अम्बेडकर। ठीक, नीति आयोग का पहले जो पुराना नाम क्या था, इसका नाम था योजना आयोग। तो याद रखिएगा, दूसरा पहले जो था योजना आयोग नाम था, बाद में इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़े होंगे, तो उसके बाद स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना कौन सा कथन सही है। पहला है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है इसका मूल, अपील और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। को आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा सही जवाब होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो जाएगा, इसका मूल, अपील और परामर्श क्षेत्र का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है जल्लीकट्टू त्योहार जो मनाया जाता है कौन सा राज्य में फेस्टिवल मनाया जाता है। फेस्टिवल से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, फेस्टिवल से क्वेश्चन रहेगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। बताइए जल्लीकट्टू तो कहाँ तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन में किया जाता है। इसको सांडों को क्या कहता है, कंट्रोल किया जाता है। तो सांडों को छोड़ा जाता है, उसको जो मतलब उसको कंट्रोल करता है वही विजेता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी दो नदियां अमरकंटक के उद्गमित होती है। तो अमरकंटक से उद्गमित होता है तापी नर्मदा, सोना बेतवा, नर्मदा सोन या चंबल या बेतवा। बताना कौन सी नदियां। तो कौन सी नदी, नर्मदा और सोन नदी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदी जो है क्या कहते हैं, दो अमरकंटक की नदियों वहां से उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखते हैं। इसमें क्या है, कौन सा स्थल बाह्य मतलब ब्राह्मण मंदिर तथा पशुओं के मेला के लिए फेमस है। तो ब्राह्मण मंदिर और पशुओं के मेला के लिए फेमस है। पुष्कर, सोनपुर का मेला, सूरजकुंड का मेला या उज्जैन का मेला। आप लोग बताइए तो कौन सा, आप लोग जानते हैं पशुओं के लिए मेला सबसे बड़ा मेला कौन सा, पुष्कर का मेला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पुष्कर का मेला। क्वेश्चन नंबर 10, शराबबंदी संविधान किस
धारा से संबंधित है। तो शराब जो है उसका बंदी मतलब उसमें रोक लगाने का कौन सा संविधान मतलब धारा से दिया गया? धारा 47, धारा 37, धारा 50, धारा 48। तो ये किससे संबंधित है? ये धारा 47 से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ही धारा 47 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था? तो गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु नानक। तो कौन क्या था? गुरु अंगद देव। तो ऑप्शन नंबर सी। तो गुरुमुखी लिपि, ये लिपि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या हो सकती है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी मतलब अधिकतम आयु पूछा है, तो निर्धारित अधिकतम आयु कितनी हो जाए? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या कोई नहीं, अब बताना है। तो क्या होगी? तो राष्ट्रपति के लिए कोई भी मतलब कि आयु का सीमा मतलब ये नहीं किया गया है, ठीक है, वो कितना भी एज तक कर सकता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति मतलब कोरम क्या है, ये पूछा गया। तो लोकसभा आयोजित करने के लिए जो गणपूर्ति या कोरम क्या है? 1/6 होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, तो 1/5 होना चाहिए, बताइए। तो क्या ना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 1/10 होना चाहिए। अगला है भारत के सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत के सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? देहरादून में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या श्रीनगर में? तो कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, बेंगलुरु में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियम प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत, अधिकतम प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत, नियम न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत और अनुरूपी आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो किसका अनुभव? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है 1959 में तक पाकिस्तान की राजधानी थी। तो 1969 तक पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या हैदराबाद? तो कहाँ थी? तो ये थी कराची। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्य और राजधानी से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो बताना है राज्य भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो किसकी राजभाषा अंग्रेजी पूछा गया ये? तो किसकी है? नागालैंड। तो नागालैंड में क्या था? इंग्लिश बोला जाता है, तो राज्य भाषा क्या है? इंग्लिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बोलता है मूल्य ह्रास किसके बराबर होता है? तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल उत्पादन से, निवल राष्ट्रीय उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और व्यक्तित्व आय से, और व्यक्तित्व आय और व्यक्तित्व कर से। तो आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो मूल्य ह्रास किससे संबंध है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल से। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स और निवल राष्ट्रीय उत्पाद है एनईपी, तो ये वाला ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी है? लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, ब्यास नदी। तो कौन सी नदी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब होगा लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। तो काल्पनिक रेखाएं होती है एस्योर, कंट्योर, स्पॉट हाइट या आइसोम। तो ये कौन सी? कंट्योर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा था उसको बोलते हैं कंट्योर। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें बोलता है राजस्थान की खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताना राजस्थान के जो खेतरी है किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर की खदान के लिए, माइका की खदान के लिए, बॉक्साइट की खदान के लिए, चूना पत्थर के लिए? तो ये किसके लिए फेमस है? कॉपर की खदानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर की खदान के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, चरक किस राज्य के दरबार में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो आपको पता ना चिकित्सक थे हर्षवर्धन के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में या कनिष्क के समय में? तो प्रसिद्ध चिकित्सक था किसके समय में वो काम किया था, ये पूछा गया है। तो कौन सा? कनिष्क का दरबारी कवि था, तो चरक जो उस समय का दरबारी कवि के रूप में चिकित्सक का काम करते थे, चरक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्रों के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 369 मतलब 59 और अनुच्छेद
360 आपको बताना है सही जवाब। तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356, तो यही है संवैधानिक तंत्रों के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन 356 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें बोला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, तो इसका संस्थापक कौन है ये पूछा गया है। पंडित मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन बी श्यामा चरण दे। बताइए कौन है इसका? तो उस समय का इसका कौन था? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? यहाँ पे प्राणी होगा, तो प्राणी राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। पहला है खारे पानी का मगर, ऑलबिट रेडेड टर्टल, उसके बाद गंगा की डॉल्फिन और घड़ियाल। तो आपको बताना है कौन सा प्राणी है, मतलब कि बताना है राष्ट्रीय जलीय प्राणी है कौन। तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन। तो डॉल्फिन क्या है? ये राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें बोलता है सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया हुआ, आपको सम्मिलित करना है ये दोनों में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको मैच करके बताना है कौन कौन सा मैच में आएगा। ठीक है, पहला है खाद्य उत्पादन वृद्धि यहाँ दिया हरित क्रांति, दूध उत्पादन नील क्रांति, मत्स्य उत्पादन श्वेत क्रांति से, कोक उत्पादन भूरी क्रांति। तो आपको बताना है मैच करके कौन सा इसका सही होगा। इसमें हम ऑप्शन नहीं दिए, बस मैच करके हमको बता देंगे आंसर। चलिए देखते हैं। तो ए का क्या होगा? ए का फर्स्ट ही हो जाएगा, मतलब ए का देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, पहले दूध उत्पादन किससे समझ रहे हैं? श्वेत क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर टी। तो बी का 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मत्स्य उत्पादन किससे? नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, चलिए कोक उत्पादन किससे संबंधित हो जाएगा? तो कोक उत्पादन हो जाएगा भूरी क्रांति। तो कहाँ पे है? कोक उत्पादन भूरी क्रांति, और जो बच जाता है खाद्य उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, केसी मुंशी, रफी अहमद किदवाई और वैगन नरसिंह राव। तो कौन थे संविधान सभा के सलाहकार? तो कौन थे? वैगन नरसिंह राव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वैगन नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? किसको लिखकर मतलब अपना पद मतलब त्याग कर सकता है, आपको बताना है। तो मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या विधि मंत्री को? तो किसको दे सकता है? ये राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निर्वाचन आयुक्त को पद को हटाया जा सकता है। तो जो निर्वाचन आयुक्त है उसको पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके माध्यम से उसे हटाया जा सकता है? तो इसको किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी। ठीक है, चलिए यहाँ जो 4 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोलता है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि? तो आपको बताना क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग मतलब गर्म भाग है क्यों? या सूर्य के निकटतम इसलिए, इसमें अवशोषित करने इसलिए, या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाते हैं इसलिए, या इसमें उष्मा पैदा होती है इसलिए। चलिए बताइए जल्दी। तो क्या होगा इसका सही? या पृथ्वी से क्या होता है? पृष्ठ से तप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी जवाब हो जाएगा, यह तप्त हो जाती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की 72 परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं, या स्थल मंडल कहते हैं। तो सूर्य की 72 जो बाह्य वाला परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको किरीट मतलब कोरोना कहते हैं। तो किरीट ऑप्शन नंबर सी हो जाए, किरीट या कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि वन्य अभयारण्य अवस्थित है पूर्वी चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से, मधुबन से या गया से। तो वाल्मीकि वन्य अभयारण्य कहाँ संबंधित है आपको बताना है। तो कहाँ से है? पश्चिमी चंपारण से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से। तो किससे? विखंडन अभिक्रिया से क्या होता है? सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है विमान गैसोलीन की ग्लाइसोल मिलाया जाता है क्यों मिलाया जाता है बताना है। पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है इसलिए, पेट्रोल को दक्षता को बढ़ाता है इसलिए, पेट्रोल के हिमाविवन को रोकता है इसलिए, या पेट्रोल की खपत को घटाता है इसलिए। बताइए तो किस लिए होता है? पेट्रोल के जो हिमावय होता है उसको घटाता है या उसको रोकने का काम करता है इसीलिए। चलिए और एक क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है कौन है? वायु में, जल मंडल है, स्थल मंडल है या जीव मंडल। तो बताइए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है?
तो कौन सा है? जलमंडल। तो ऑप्शन नंबर बी, जलमंडल जो होता है पृथ्वी का सबसे बड़ा तंत्र पारिस्थितिक तंत्र है। अगला है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, कितना परसेंट होता है ये पूछा गया? 10%, 1%, 0.1%, 0.01%। तो कितना प्रतिशत होते हैं आहार श्रृंखला में? तो कितना? 1%। तो ऑप्शन नंबर बी 1%। तो आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोलता है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, किसके लिए? जीरो परत को, मतलब ओ परत को, मतलब कि ऑक्सीजन O3 परत होगा यहाँ पे, O3 परत को, फिर O2 परत को, SO2 को परत को, या CO2। तो बताइए पराध्वनिक जेट जो होता है उससे जो प्रदूषण होता है किसको, मतलब कि ये नुकसान पहुंचाता है या पतला करता है, धीरे धीरे उसका जो लेयर है वो पतला हो जा रहा है। तो बताना कौन सा लेयर को? तो O3। तो ऑप्शन नंबर O3 वाला। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल का अंतर क्रमशः दिया 25 और 3 है, तो उनके वर्गों का अंतर बताना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगी आप वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए, हम आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो संख्या का वर्गों का अंतर, तो दो संख्या का पहली संख्या मान लेते हैं x है, पहली संख्या मानते हैं, आपको पहले डिटेल में बताते हैं। पहली संख्या, तो पहली संख्या को हम मान लेते हैं x, ठीक है। और दूसरी जो संख्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को हम लोग मान लेते हैं y, ठीक है, कलर चेंज करके। तो पहली संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या y मान लिया। तो इसमें इस तरह क्या है, दो संख्या के वर्गों का अंतर बोला। तो पहले x प्लस y का मान दे देते हैं 25 दे दिया है, फिर दूसरी संख्या x माइनस y का मान दे दिए हैं 3, ठीक है। इतना समझ में आया? ये क्या हुआ, दो संख्याओं का योगफल का अंतर इतना दिया हुआ, ठीक है। तो पहला और दूसरा ये ले लिया, तो दोनों संख्या का योगफल का अंतर लिख दिया। अब इसमें क्या करें, इसको पहले सोल्व करें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सोल्व है, ये से वाई कट जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ माइनस दिया, प्लस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ जगह 2x, इधर जोड़िएगा तो 25 दिन कितना हो जाएगा? 28, ठीक है। इसको काटिएगा तो x का मान मेरा निकलेगा 14, ठीक है। जब x का मान आपके पास 14 आ गया तो y का मान निकाल लीजिए। ये x का मान पहला वाला इक्वेशन में भर दीजिएगा, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन। तो या तो पहला में रखिए या दूसरा में रखिए, आपका मान वही आएगा। तो x जहाँ पे है वहाँ पे लिखेंगे हम, पहला इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में है x प्लस वाई बराबर 25 दिया हुआ है यहाँ पे आपको पुट कर देना है। तो x का मान मेरा भी क्या है? 14, तो 14 प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। y मतलब कि y अपने जगह पर आएगा, 14 उधर जाएगा तो कितना होगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा? 25 में से 14 घटाइएगा तो 11 मान आएगा, तो y का मान कितना? 11 आ गया। x का मान 14 आ गया, y का मान 11 आ गया। अब इसमें क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। इसमें बोला उनके वर्गों का अंतर, तो वर्ग का अंतर मतलब क्या होता है? तो वर्ग का अंतर यही होता है कि x प्लस वाई, ऐसा है तो x प्लस वाई है, तो वर्गों का अंतर के लिए x प्लस वाई मत कीजिए, आप पहले ऐसा कर लीजिए। तो वर्गों का अंतर जब भी बोलेगा तो इसमें कुछ नहीं करना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला वर्गों का अंतर। तो ये दोनों को वर्गों का अंतर बोला, तो इसको जब हम तोड़िएंगे तो किस में रूप में? एक बार x प्लस वाई के रूप में लिख लेगा और x माइनस माइनस वाई के रूप में। तो यही होता है वर्गों का अंतर, मतलब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यही इसका मान आता है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई का मान हमको पता चल गया। देखिए पहला है x और y को जोड़ेंगे, तो फर्स्ट में क्या है, x का मान मेरा 14 और y का मान आएगा 11, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 14 प्लस 11 जोड़िएगा। दूसरा का मान क्या है, x माइनस, तो मतलब 14 में 11 घटाइएगा तो कितना? 14 माइनस 11। हम आपको बताने के लिए इतना डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ सकें। इस टाइप से क्वेश्चन दूसरा आएगा तो बना लीजिएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 25, और बीच में है कुछ नहीं है तो बीच में गुना है, ठीक है। और इसको घटाइएगा तो 3, तो इन दोनों को सोल्व कीजिए तो 25 या 75, आपका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर 75। इसलिए हम थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताएं, तो ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी होगी। चलिए एक बार आपको इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपको आराम से समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे क्या है, पहली संख्या मानते x, मान लिए दूसरी संख्या y मानते हैं। आप x प्लस वाई का मान 25, x माइनस वाई का मान 3 कर देते हैं। या तो इतना नहीं भी कीजिएगा तो डायरेक्ट वर्गों का अंतर बोला है तो इसी को लिखता है, पुट कर देते हैं। तो इसको एक्स स्क्वायर के इसको करके सोल्व करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा फिर जब ये वैल्यू आ जाता तो इसको क्या कहता है, पहला या इक्वेशन किसी में भी पुट कर देना है। एक्स जहाँ है वहाँ पे इसको 14 को पुट कर दिया, 14 वाई प्लस है तो वाई का मान निकल गया, तो एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया। अब बोलता है वर्गों का अंतर ज्ञात करना, तो वर्गों का अंतर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई के स्क्वायर। इसमें पुट करेंगे तो एक बार एक्स प्लस वाई होगा, एक्स माइनस वाई होगा, ये दोनों, तो एक्स प्लस एक्स की जगह 14 है, वाई की जगह 11 है, दोनों को जोड़ेंगे, इसमें 14 माइनस 11 घटाएंगे तो यहाँ 25 और 3 दोनों गुना कीजिएगा तो 75 आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलता है, इसमें बोलता है यदि
क्या बोलता है, यदि x/5 तो यहाँ पे लिखे x/5 प्लस y/7 का बराबर कितना है, 1 है। तो और मतलब इसका मान दे दिया है इतना, और y x का मान कितना 2 है, तो y का मान बताना है। देखिए x का मान मेरे पास दिया हुआ है तो कुछ नहीं है, x जहाँ पे है उसके जगह पे हम क्या करें, उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए, तो इसमें क्या करना है, जहाँ पे x है यहाँ पुट करेंगे, तो x का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2/5 प्लस y/7, ठीक है, बराबर 1। y का मान हमको निकालना है, तो देखिए y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है, तो y को इस पर कर देंगे, तो ये दोनों क्या होगा, 14 हो जाएगा। तो ये मतलब इसको जब ये करेंगे 2, ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, मतलब कि ऐसा कर देंगे, y/7 कर सकते हैं, ठीक है, y/7 करेंगे, बराबर करेंगे। देखिए ये बराबर में इधर प्लस में है, तो उससे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 2/5 कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, इतना हो गया। इतना के बाद क्या करेंगे, देखिए y/7 है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो y/7 बराबर 5 का 5 गुना करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको मान के 1 चलते हैं, ठीक है। 5 का 5 और मतलब 5 हो जाएगा, 5 और ये इधर हो जाएगा, मतलब 2/5, तो कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3/5, इतना हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा। अब देखिए इस जगह पे ऐसा है, तो y का जब इधर क्या है, भाग में है, तो ये नीचे क्या है, भाग में है, तो ऊपर जाएगा क्या हो, गुना में हो जाएगा। तो इसलिए इसको भाग को हम गुना में कर देंगे, तो y बराबर कर देंगे, डायरेक्ट गुना कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 7/5, क्योंकि यहाँ भाग में है तो उधर चल जाएगा गुना, तो कितना हो जाएगा 21/5, ठीक है। तो y बराबर 21/5, तो y का मान ही निकालने बोला। यहाँ देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, तो y का मान क्या होगा, तो y का मान 21/5, ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाता है, 21/5 यहाँ पे हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, x/5 ये दिया हुआ, ये इक्वेशन को पुट कर देंगे। उसके बाद फिर वैल्यू जो है x का मान दिया हुआ 2, तो वो 2 रखेंगे और इसको बस सॉल्व करते जाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, या इधर आएगा, फिर जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 5 का 5, 5 - 2 3, 3/2, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसमें क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़िए और बताइए। देखिए इसमें दिया है 2.25 इंटू 1/2 को सरल करना है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ा सा मतलब कि 10th लेवल पे है, तो थोड़ा बेसिक भी क्वेश्चन आपको आ सकेगा, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगी, आसान है। देखिए क्या करना है, पहले क्वेश्चन को लिखिए। पहला है 2.25, कितना लिख दिए, 2.25 को क्या है, एक गुना है, तो मतलब इसी को ऐसे करके 1/2, 1/2 मतलब है इसी का पावर में है, तो 1/2, ठीक है, पावर में ही है 1/2। तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, जब पावर में रहेगा, ये पूर्णांक घटेगा तो नीचे 0 0 आ जाएगा। देखिए इसको हम जब तोड़ेंगे तो 2 पॉइंट हटाएंगे, 25 जो है इसको जब हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब पूर्णांक तो ही है 1/2, 1/2 को जब फिर पलटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 225/100, और जो रूट वाला है तो वो इसमें चढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलिए इतना कर दिया। अब देखिए 225/100, तो 225 किसी का मान होता है बताइए, तो किसका 225 को हम कितना बार में तोड़ सकते हैं, तो 15 × 15 कर सकते हैं, 15 × 15 कीजिएगा तो 225 आता है, ठीक है। ऐसा करके फिर एक्स को क्या 10 × 10 बार में तोड़ सकते हैं। अच्छा ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए ताकि आपको आसानी होगा एक चीज़ समझाने में। तो जब 2 बार जैसा है तो ये 15 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10, ठीक है। पर रूट हटाइएगा, 15 10 हो जाएगा, रूट जब हटेगा तो 2 में से एक वैल्यू लिखा जाता है, और इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 1.5 आएगा, ठीक है। 1.5 जहाँ पे आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आसान है, एक बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए इसमें क्वेश्चन देखिए, 3 घंटे है जैसे 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल में बजता है। यदि यह प्रातः 11 बजे बजता है तो अब एक साथ यह कब बजेगी, यह पूछा गया है। तो देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन जब भी रहेगा आपको हमेशा क्या होता है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 का पहले लेंगे, पहली घंटी है, दूसरी घंटी 20 है और तीसरी घंटा 30 है। इससे मत देखिए क्या बोलता है, बस तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम लीजिए कितना 60 आएगा। 15 से 60 करिएगा 4 बार में कटेगा, 20 से 60 करेंगे 30 बार में कटेगा, 30 से 60 करेंगे 2 बार में कटेगा, ठीक है। यदि ये प्रातः कितना 11 बजे बजता है, डेली 11 बजे बजता है, तो यह बाद में कितना बजे ये बजेगी ये पूछा गया है, ठीक है। तो डेली प्रातः इतना बजे बजता है, तो ये अब टोटल देखिए 4 3 7 7 2 कितना हो जाएगा 9, तो टोटल हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस स्टेप पर जब आएगा, चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको यहीं तक रोकना है, इसको आगे नहीं बढ़िएगा। देखिए इसलिए आगे इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बोलता है मिनट के बाद बोला है अंतराल पे बजते हैं, और ये पराठा 11 AM के साथ बजती है। तो तीनों को जब ये करेंगे तो ये क्या है मिनट, तो ये एक घंटा का डिनोट करता है, मतलब 60 मिनट 1 घंटा। तो
1 घंटा की बात कर रहा है और यहाँ पड़ा था 11 बजे बज रहा है, तो नेक्स्ट अगला घंटा पे क्या पूछेगा, तो घंटा पूछा है। तो यही जो है 60 मिनट जो 1 घंटा है, तो 11 जो बच रहा उसमें 1 घंटा ऐड कर देंगे, तो यही हो जाएगा इसका 12 घंटा। तो 12 आवर तो 12 पीएम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे आगे नहीं बढ़ना। इसके बाद यहाँ डायरेक्ट बोल दिया कि अब कब बजेगी, डायरेक्ट बजेगी, इसके बाद और कुछ लिखाने नहीं बोला, इसलिए ये 60 मिनट जो है 1 घंटा का बस एलसीएम निकालेगा। एलसीएम मन से आ रहा था 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। अंतराल अंतराल आपको पता चल गया, बस उसको एक एक ऐड कर देना है, तो वही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित किया जाता है। इसमें 96% छात्र पास होते हैं और 50% छात्र क्या है असफल हो जाते हैं। तो कितने छात्र उपस्थित होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें भी कुछ नहीं है, टोटल आपको पता है, टोटल कुल कितने छात्र हैं, तो कुल छात्रों की संख्या, कुल छात्र कितना 100%। आपको पता है जब भी होता है कोई छात्र निकाले, किसी में भी निकाला जाता है 100% है। इसमें पास होने वाला कितना है 96। तो ऐसा कह दिए टोटल है 100 छात्र, जिसमें से 96% पास होता है। तो 100% में 96% पास हो रहा है, तो मतलब कि पास हो रहा है, तो फेल कितना हो रहा है, 4% फेल हो रहा है। तो 4% फेल हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दिए फेल। देखिए यहाँ पे पास हो रहा है 96% पास हो रहा है, तो जो बच जाएगा तो वो क्या है, फेल हो रहा है 4%। कितना रुक गया, इसमें बोला है असफल 50 असफल रहे, तो इसमें बोलता 50 असफल है, तो 4 का मान जो है असफल मतलब यही फेल हो रहा है ना, तो 4 फेल, फेल मतलब असफल, इसी का मान दे दिया है 50। समझ में आया। अब देखिए ये परसेंटेज मतलब ये है, तो जब ये उस पर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 1 का मान आ जाएगा 50/4, 50/4 इतना कर दिए। अब इसको यहाँ पे रोक देना है, ठीक है। अब इसमें बोलता है कितने छात्र उपस्थित हुए थे, तो बोलता है टोटल कितने छात्र उपस्थित हुए, तो टोटल तो हमको पता है 100, तो इसी में से निकाल देंगे। 50/4 है, टोटल छात्र 100 है, इसको सोल्व कर दीजिए। इसको काटेगा कितना बार में काटेगा, ये 50 बार में काटेगा और ये कटेगा 2 बार में। मतलब 50 की जगह तो कितना था 2500, मतलब कि 2500/2, तो 2500/2 की जगह तो कितना आ जाएगा 1250। और कुछ नहीं बोला, बस इतना ही बोला है। तो सही आंसर होगा 1250। देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छा से समझाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, तब ध्यान से दिए। देखिए 10 कक्षा 10 है, क्लास 10 का है, लिए परीक्षा आयोजित किया गया, जिसमें से 96% छात्र पास होता है। तो टोटल 100 होता है, 100 में 96 का पास हो जाता है, तो फेल कितना 4% फेल हो जा रहा है। अब बोलता है इसमें देखिए हम मेरा परसेंटेज में 4% लिखला, और इसमें 50 असफल रहे, तो यहाँ पे असफल मार्क्स में दिया असफल, पर यहाँ परसेंटेज में तो मेरा 4 है, तो हम परसेंटेज को क्या असफल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 4 मतलब 4% का मान दिया हो 50, तो एक का मान 50/4 हमको निकालना है। तो कितने छात्र उपस्थित है, टोटल 100 था, तो 100 में हम निकाल देंगे, बस इसको सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बोलता है इसमें बोलता है प्रत्येक 15,000 की रुपया के दर से 15 लैपटॉप खरीदेगा, तो मतलब 15 का दर से 15 को लैपटॉप खरीदते हैं, और सभी को कितना 2,97,000 में बेच देते हैं। तो हम 2,97,000 बेच देते हैं, लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, अब वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। सबसे पहले टोटल है, खरीदे, खरीदे मतलब कॉस्ट, तो लिखिए खरीदना, खरीदा, खरीदा मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं सीपी, सीपी मतलब आपको समझ में खरीदना। तो कितना 15 लैपटॉप खरीदता है, टोटल प्रत्येक 15 लैपटॉप खरीदे, तो 15 लैपटॉप की दर से खरीदा, तो 15,000 के दर से 1 2 3 15 की दर से 15 को लैपटॉप खरीदे, तो कितना होगा 15 गुना 15 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 22500, 20130 होगा ना। हाँ तो 30 इतना हो गया, ठीक है, इतना आ गया। अब बोलता है सभी को कितना इतना रुपये की दर से बेच देता है, तो बेच देता है, तो इसमें बोलता है लाभ प्रतिशत, तो कितना की दर से, तो यहाँ पे सेल करता है, तो यहाँ लिखा बेचे, बेचे मतलब एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग कर देता है कितना 2,00,000, कितना है 2,97,000 ना, 2,97,000 1 2, तो 30 इतना में बेच देता है। देखिए अब आप खरीदे इतने में 22,500, मतलब कि 22,500 नहीं 500 नहीं, मतलब कि इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 2,25,000 में खरीदे और 2,97,000 में बेच देता। आपको इसमें पता ही चल रहा है कि मेरा फायदा तो हो रहा है, इन दोनों के बीच में अंतर निकाल दीजिए। चलिए तो दो इन दोनों के बीच में अंतर निकालते हैं, तो आंसर यहाँ लिखेंगे 2,97,1,2,3, इतना में से छोटा वाला वैल्यू घटा देंगे 2,5,1,2,3 बटा बटा किस पे लेंगे, खरीदने वाला, तो खरीदे हम कितने में, खरीदे में 2,2,5,1,2,3, ठीक है, 3 को 0 यहाँ से हटाइएगा,
यहाँ से पहले इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 72,000। 7 2 1 2 3 72। आज नीचे आएगा 2 2 5 1 2 3 3 0 3 0 हटा दीजिएगा, हटा दिए। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिएगा। बस अब इसको सोल्व कर दीजिएगा। आप सोल्व कीजिएगा इसको तो आंसर आएगा 32%। एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा आराम से बैठ के, तो इसका आंसर आएगा 32%। ठीक है, तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहले खरीदने वाला दिया हुआ, अब बेचते हैं। तो खरीदा इतना में 15 को लैपटॉप, 15 मतलब यहाँ पे दिया हुआ 15,000 का था सर, 15 को लैपटॉप खरीदा तो गुना करेंगे इतना आएगा। और इतना में बेच देता था, हमको बीच का जो गैपिंग होता है वो लाभ हो जाता है। कितना भी निकालते हैं फर्स्ट में हमेशा बताए हैं कि कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोलता है 18,000 मतलब 1,870 के 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करना है ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो तो तीनों का क्या मान होगा, ये पूछा गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा दिमाग को बढ़िया से समझाना है। देखिए 18,000 मतलब कि 1,870 को इस प्रकार से पहले भाग का आधा, तो लिखेंगे पहले पहले भाग का आधा, तो पहला भाग तो फर्स्ट में लिखेंगे यहाँ पे, तो पहला भाग का आधा। यहाँ द्वितीय में लिखेंगे तो दूसरा में क्या बोलता है, दूसरे भाग का 1/3, तो दूसरे भाग का 1/3, 1/3। ठीक है, और तीसरे भाग का होता है 1/6, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो तीसरा भाग का 1/6। ऐसा कर दिए, इतना हो जाता है। चलिए अब तीनों जो है तो तीनों को मान जोड़िए, तो अब तीनों को मान जोड़िए तो 6 3 9 9 2 11, तो 11 आता है, तो मतलब 1/11। तो ओवरऑल मेरा वैल्यू कितना आता है 11, टोटल मान जोड़ लेते हैं 11। अब बोलता है तीनों का भाग क्या होगा, तो टोटल मेरा 11 है, तीनों से भाग क्या होगा, तब एगो एगो करके पुट करते जाइए आंसर आते हैं। तो देखिए पहला भाग निकालेंगे, पहला भाग यहाँ पे लिखिए पहला भाग, तो पहला भाग का हम निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मेरा मान है 1870 रुपया, इसको लिखेंगे। उसमें से कितना है आधा भाग, इसमें क्या बोलता है आधा भाग बोलता है ना, तो आधा का जो पहला भाग है इसको, तो पहला भाग जो होता है आधा का 2/11। ठीक है, चलिए तो हो गया। देखिए 2/6 क्यों हुआ, देखिए पहला भाग का है, दूसरा आप नीचे वाला उसको डिनोट कीजिएगा अच्छा से, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। देखिए पहला भाग का 1/2 है, तो फर्स्ट भाग का यहाँ पे पहला भाग, दूसरा भाग का 3 और तीसरा भाग का 6। तो यही वैल्यू आप ध्यान रखें, 2 3 और 6, बस इसको पुट करते जाना है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा, जब टोटल इसको सोल्व कीजिएगा तो आएगा 340। ठीक है, दूसरा भाग निकालने के लिए क्या है 1870 है, 1870 को यहाँ पे लिखिएगा, गुना दूसरा भाग क्या है 3, 3/11। फिर इसको सोल्व कीजिएगा, 3/11 को जब सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 3/11 को सोल्व करेंगे तो 510 आएगा। ठीक है, और एक तीसरा भाग क्या है, तीसरा भाग है, एक मिनट, देखिए तीसरा भाग में क्या है, तीसरा भाग में उसे लेंगे 1870 है। तीसरा भाग में क्या है 6/11, बस इसको सोल्व करना है। 6/11 को सोल्व कीजिएगा तो 1020 इतना आ गया। तो इसमें बोलता था तीनों का भाग क्रमशः बताना था, तीनों का भाग क्रमशः मेरा 340 510 1020, 340 510 1020, तो ये ऑप्शन में बी हो जाएगा। आसान है बस इसमें कुछ नहीं करना, तीनों भाग को कर देना। इसमें बोलता है तीनों भाग के बराबर होंगे, तो ये बोला है ना बराबर होंगे, तो तीनों भाग को बराबर होंगे तो इसी को बस सोल्व करना है। 11 टोटल है और उसको मान पुट करके बनाते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सनी और पाउल मिलकर किसी काम को 12 घंटा में, तो देखिए सनी और पाउल दोनों मिलकर 12 घंटा में काम करता है, जबकि पाउल उसी काम को अकेला 18 घंटा, तो पाउल सिर्फ अकेले का 18 घंटा में कर देता है। एक अन्य व्यक्ति जेन अकेले उस काम को 45 घंटा में करता है, तो फिर एक अकेले जेन आता है या 45 घंटा में कर देता है। ठीक है, तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन कितने घंटे में लगा, तो सनी और जेन कितना घंटे में लगाएंगे ये पूछा गया है। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो तीनों का सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 180। एलसीएम निकालने आता है ना, तीनों को पुट कीजिएगा 180 आएगा। ये कितना बार में कटेगा 12 से 15 बार में काट देंगे। ये कितने 18 से 10 बार में कट जाएगा, और एक वैल्यू है ये 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा इतना। अब इसको टोटल ओवरऑल हम करेंगे तो इसमें क्या बोलता है, देखिए सबसे क्वेश्चन पढ़िए, उसी को पूरा करने के लिए सनी और दन, तो जहाँ सनी और जेन है उसको वैल्यू लिखेंगे। देखिए यहाँ पे जेन वैल्यू है और यहाँ पे सनी वैल्यू है, तो देखिए पी पी जो है ना, ये मतलब यहाँ भी काम कर रहा है यहाँ भी कर रहा है, तो टोटल इसमें बड़ा काम होना है तो 18, 18 में से हम 12 घटाएंगे तो पी का काम कितना 6, तो पी काम अकेले 6 दिन में कर रहा है। तो इसमें बोलता है सनी और जेन, तो सनी का मान तो 12 मतलब है 6 दिन तो ये काम कर रहा है मतलब जैसे यहाँ पे है ना, तो उसका कैपेसिटी यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो पी का कैपेसिटी 10 है, तो इसमें जो अगला कैपेसिटी जो बचा हुआ तो ये 5 कैपेसिटी किसका है, ये सनी का कैपेसिटी है।
तो इसीलिए बोला जाता है 5 कैपेसिटी सर्किट है और इसका कैपेसिटी 4 है। तो यहाँ वाला वैल्यू यहाँ का गैप में 6 है, ठीक है, ये ध्यान रखें, यहाँ गैप में 6 है, पर हमारा वास्तव वैल्यू इधर वाला है, हम इधर से सॉल्व करेंगे। तो इधर वाला हम देखिए, यहाँ पे है पी का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे पी का मान 10 दिया हुआ है। 1 मिनट एरेज करने दो, चलिए। तो पी का मान कितना 10 दिया, तो पी का मान 10 दिया है, इस तो देखिए यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, तो जो पी का मान है तो 10 इसमें घटा देंगे तो 15 माइनस 10 करेंगे, 15 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू है ये मेरा पी का वैल्यू आया। अब इसको जिसके बारे में बोला है तो इसमें सनी और जेन, तो सनी सनी प्लस जेन, तो सनी और प्लस जेन, तो सनी का कैपेसिटी कितना निकल गया मेरा 5 निकल गया, लिख लो ना, सनी को घटाएंगे तो ये वाला सनी हो जाएगा। तो सनी का 5 हो गया और जेन का कितना मेरा दिया है 4, तो जेन का दिया है 4, तो टोटल मिलकर कितना का 9 काम कर रहा है। हमको काम करवाना है टोटल 80 काम करवाना है, तो 180 काम में ये दोनों मिलकर करेगा, तो 9 दूनी 18, तो जहाँ 20 है आंसर वही हो जाएगा। समझ में आया? तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बस वैल्यू करना है, जो जिसका वैल्यू है उसको घटा देना है, बस उसको सॉल्व कर देना है। चलिए, वीडियो नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में हम बता देंगे फिर से। संजू एक काम को 16 दिन में करता है, वही अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती है, तो यदि वह अपनी मित्र जेनी का काम करती है तो वो 12 दिन में खत्म। देखिए संजू है, संजू नाम का व्यक्ति 16 दिन में करता है, यदि जेनी उसके साथ काम करती है तो यह 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो जेनी अकेले, तो जेनी अकेले के बाद बोला, तो 16 और 12 का क्या करें, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा 48, 16 3 48, 12 12 24 36 बच्चों का 48, ठीक है। तो क्या बोलता है, जेनी अकेले वही काम समाप्त करने में कुल कितने दिन का समय लेगी, तो ये बोलता है कुल कितना दिन का समय लेगी। तो देखिए ये दोनों के बीच में अंतर, क्योंकि ये दोनों के बीच में अंतर क्यों, क्योंकि जेनी का काम करने में कितना दिन का अंतर ये बोल रहा है, ठीक है। चलिए चलिए, तो आप अंतर निकालिए, इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, इन दोनों के बीच 1 का अंतर है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 का अंतर है। टोटल काम है 48, 48 काम ये अकेले करेगी तो कितना 48 दिन में ये पूरा कर देगी, तो 48 दिन में पूरा कर देगी, तो 48 दिन कहीं पे है ऑप्शन नंबर ए, तो ये 48 दिन में, बस दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए और उसको सोल्व कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। इसमें बोलता है, चलिए इसमें देखिए, इसमें नंबर 45 परमाणुओं का औसत 23 है, पहले 22 परमाणुओं का था 18 और अंतिम 22 औसत का था 21 है, तो 23वां परिमाण बताना। ऐसा क्वेश्चन सबसे आसान है, औसत से क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बोला है 45, तो 45 परिमाण का औसत कितना है 23, तो 45 गुना 23 कीजिएगा, ठीक है। पहला ये फर्स्ट में बोला है पहला परिमाण, दूसरा उसमें से बोलता है उसमें पहले 22 का औसत 18, तो 45 परिमाण का मान ओवरऑल मेरा इतना है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना कीजिएगा, तो 1 मिनट, गुना करने के बाद कितना आता है, चलिए। तो 45 गुना 23 करेंगे तो कितना आएगा 1035, तो 1035, ठीक है। चलिए इतना हो जाएगा। उसमें से पहले, तो पहले 22 का औसत कितना बोला 18, तो पहले 22 का औसत, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं पहले 22 का औसत, तो 22 का औसत कितना बोलता है 18, तो ये दोनों का गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, ये दोनों का मतलब कि 22 गुना 18 कीजिएगा तो 396 आएगा। उसके बाद अंतिम फिर बोला अंतिम 22, तो यहाँ पे लिखिए अंतिम 22, तो 22 गुना 21, अंतिम 22 गुना 21 का औसत कितना 22, और जब 21 को गुना कीजिएगा तो 462 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे मार्क करते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये वैल्यू जो है आपका एक्चुअल वैल्यू है, इस पे हमेशा याद रखिएगा, ये जो वैल्यू रहता है हमेशा एक्चुअल वैल्यू रहता है, और ये दोनों को जो पहला बोलता है और उसके बाद अंतिम जो बोलता है, ये दोनों को जोड़ना है, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा 6 2 8, इसको टोटल जोड़िएगा, टोटल जोड़ने के बाद जो होता है 8 5 8, 8 5 8, कितना आ गया। अब जो वैल्यू ये आता है बस उसमें से घटा देना, तो इतना कितना है 1035 में से इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो टोटल कितना है 1035 मेरा पास है, और इसमें से कितना मतलब 858 को घटा दीजिए, जो घटेगा वही वाला आंसर आ जाएगा। तो इसको जब घटाइएगा तो कितना 177 आएगा, ठीक है। घटाने के बाद 177 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें हम कुछ करना नहीं है। फर्स्ट जो बोलता है परमाणु का माप दिया हुआ, तो 45 गुना 23 करेंगे, ये मेरा वास्तव वैल्यू है। पहला बोलता है इसको गुना कीजिएगा आएगा, फिर दूसरा को बोले गुना कीजिएगा कितना आएगा, ये दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद जो भी आएगा यहाँ 1035 आया, 1035 में इसको घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर देते हैं। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता के आधार की त्रिज्या दिया हुआ 7 मीटर है, 380 घन मीटर है, तो यदि इसके टैंक की गहराई ज्ञात करें, तो टैंक की गहराई ज्ञात करना है। तो देखिए ये आपका मतलब क्या मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, एग्जाम में बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए पहले आप बेलनाकार टैंक जन पढ़े हैं, तो बेलन का जो आयतन होता है आयतन का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए।
देखिए, तो बेलनाकार है, बेलनाकार का जो भी है उसका टैंक का आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन। बेलनाकार टैंक का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई होता है आर स्क्वायर एच। ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा तभी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है, नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा, ठीक। चलिए, तो इसका आयतन दिया, त्रिज्या देखिए इसमें दिया हुआ, त्रिज्या मतलब होता है आर, त्रिज्या त्रिज्या मेरा दे दिया है आर, आर मतलब कितना 7 मीटर है। और यहाँ पे घन मीटर आयतन, आयतन इसका दिया है, यहाँ पे आयतन भी दिया हुआ है, आयतन आयतन मान दिया 3080 इतना दिया हुआ। आप इसको एकदम मतलब गहराई ज्ञात करना है, तो गहराई ज्ञात करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला पुट करिए। फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच ये फॉर्मूला हुआ। इसका मान दिया आयतन, आयतन मान कितना है 3080 ये दिया हुआ है, उसी के बराबर रख देंगे। चलिए, अब देखिए पाई, पाई का मान तो हमको नहीं पता, पाई का मान होता है 22/7, तो 22/7 लिख देंगे। आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर मतलब क्या होता है, आर आर मतलब मेरे दिया क्या 7 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 7 मीटर। तो 7 2 बार है तो 7 गुना 7 करेंगे। एच, एच का मान नहीं पता तो एच यहाँ करेंगे बटा 3080, एच हमको निकालना ही है, नहीं हमें बोला है ना। तो उसकी गहराई मतलब हाइट जो है उसको निकालना है। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 7 से 7 कटेगा, कलर चेंज करके करते हैं। तो 7 से 7 काटेंगे, ठीक है। अब 22 से ये कितना बार में काटेगा, उसको काटने की कोशिश कीजिए, तो नहीं काट रहा था छोड़िए। 7h बराबर क्या करेंगे 3080 बटे 22, इसको डिवाइड कीजिएगा। ओवरऑल जितना कटेगा तो 140/7, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आंसर 20 मीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 मीटर। कहाँ पे है 20 मीटर, ऑप्शन नंबर डी पे है, ठीक। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 12, माना आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है, यदि इसका परिमाप 96 है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। देखिए 10 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछेगा, तो ये 2 क्वेश्चन है एक्स्ट्रा भी करते रहिएगा, काहे कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसका परिमाप 96 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करें। तो इस टाइप को क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, तो आपको कुछ नहीं करना इस टाइप को क्वेश्चन में, आपको बस आयत का क्या करना, लंबाई और चौड़ाई याद रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में पहले जो भी है आयत का, तो माना लिखेंगे, माना यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, माना आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई, लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई कितना है 3, तो इसको मान लेते हैं 3x, यहाँ पे दिया हुआ है 3। और उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई तो चौड़ाई दिया हुआ 1 है, तो उसको मान लें x मान लेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं आयत की लंबाई और चौड़ाई मेरा मिल गया। तो उसको बोलता है इसका परिमाप, तो आयत का परिमाप को फॉर्मूला याद रखिएगा, आयत की परिमाप, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इसको बोलता है एल प्लस बी, तो 2l प्लस बी यही फॉर्मूला होता है। एल मतलब लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, ठीक है। एल और बी लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इस तरह होगा। अब इसको पुट कर देना, कुछ नहीं करना। तो आयत का ओवरऑल में देखिए आयत का परिमाप दिया हुआ, आयत का परिमाप कितना 96 मीटर है, तो आयत का परिमाप यहाँ लिखे, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप 96 बराबर दो, तो हमको पता है ना लंबाई कितना दिया है, देखिए ऊपर पढ़िए, लंबाई दिया 3x और चौड़ाई दिया x, तो इसको 3x और x करेंगे, तो 3x प्लस x हो गया। अब 96 लिखेंगे, इसको देखिए गुना कीजिएगा, 3 कितना है 6x प्लस 2x हो जाएगा। चलिए, तो 96 बराबर हो जाएगा कितना 8x। अब x को हटाना है तो यही लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 96/8। अब इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, चलिए, तो कितना बार में 8 का 8 8 दूनी 16, तो आंसर आएगा 12। कहाँ पे आंसर है, चलिए 12 है। अच्छा और क्या बोलता है, तो आयत की लंबाई, इसमें पूछा आयत की लंबाई, तो लंबाई का मान कितना है, मेरा लंबाई 3x है ना, ये लंबाई है, तो इसमें लंबाई पूछा है ना, लंबाई देखिए, तो बोला आयत की लंबाई ज्ञात करते हैं, तो लंबाई जहाँ पे है, लंबाई का है 3x, तो उसको गुना कर देंगे, x का मान कितना है 12, तो आयत की लंबाई बराबर यहाँ पे लंबाई पूछा है, तो लंबाई का मान क्या है, लंबाई का मान है 3x, तो 3 गुना 12 क्या हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36, तो यहाँ पे लंबाई पूछा है। और इसमें बोलता है चौड़ाई, तो चौड़ाई का मान क्या था x था, चौड़ाई का मान x, तो डायरेक्ट आंसर हो जाता 12। समझ में आया। पहले देखते हैं, माना आयत की लंबाई 3x, चौड़ाई x मान लेते हैं। आयत का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, 2l प्लस बी, तो इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिखते हैं, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई फॉर्मूला होता है, इसको प्रूव करना। आयत परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा, x का मान निकल जाएगा, इसमें बोला आयत की लंबाई, लंबाई का मान है 3x, 3 गुना गुना कीजिएगा, सॉल्व आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए, वीडियो आज इतना ही रखेंगे, वीडियो का कि 1/2, 2/5 और 4/7 और 6/17 का लोसो ज्ञात करना है। तो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका आपको लोसो ज्ञात करना है, आपको बताना है कि लोसो क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए पहले दिया हुआ 1/2, ठीक है,
दूसरा क्या है 2/5, थर्ड है 4/7 और फोर्थ में 6/17। तो इसका क्या बोलता है लोसो ज्ञात करना है आपको। चलिए आप लोग बताइए कि इसका लोसो कैसे होगा। देखिए इस टाइप का जब भी आएगा ऑप्शन में मतलब कि बाय करके रहेगा तो 1 बाई इस तरह करके, तो जब भी रहेगा तो ऊपर ऊपर जब भी बोलेगा लोसो तो ऊपर ऊपर को हम लोग क्या करेंगे लोसो लेंगे। तो ऊपर ऊपर वाला क्या करेंगे, तो इतना वाला जो है ये ऊपर ऊपर वाला जो है इतना, तो 1 2 4 6, तो इसका पहले लोसो निकालेंगे। 1 2 4 और 6 का लोसो निकालेंगे। चलिए लोसो निकालते हैं। 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये एक का कोई देगा, ये एक बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। अब नहीं कटेगा तो अब देखिए लोसो की जाए LCM लिखिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12। ठीक है, चलिए एलसीएम तो आ गया यहाँ 12। अब उसके बाद फिर बोलता है नीचे जो वैल्यू रहता है, नीचे वाला भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो नीचे बच जाता है तो इसमें नीचे 2 5 7 और 17, तो 2 5 7 7 17 इसका क्या निकालेंगे, इसका मोसो निकाल लेंगे हम लोग, मोसो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा बट्टे में, जब रहेगा इस तरह का बट्टे में दिया हुआ रहेगा तो पहला वाला ऊपर ऊपर का लोसो लिखेंगे, नीचे जो रहेगा मोसो। तो मोसो निकालने के लिए क्या है 2 5 और 7 और 17, तो ये दिया हुआ। तो इसका मोसो क्या होता है, तो इसका मोसो देखिए ये ऐसा नंबर रहता है मोसो जो सभी को काटता है। तो देखिए इसमें वैसा कोई नंबर नहीं है, सारा क्या है अलग अलग नंबर, तो ये तो कोई काट नहीं पाएगा। तो इसका मोसो क्या आ जाएगा मोसो, तो इसका हो जाएगा 1, तो मोसो आ जाएगा 1। अब इसका बस पुट कर देना, तो मेरा एलसीएम बाय एचसीएफ, तो एलसीएम मेरा कितना है 12 आया था और एलसीएम आया 1, तो इसका सही आंसर होगा 12। ठीक है, चलिए तो सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी, देखें यहाँ पे है 12। तो समझ में आया। ऊपर वाला का लोसो निकालेंगे और नीचे वाला का मोसो निकालेंगे, उसको सोल्व कर देना आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें बोलता है, एक ध्यान से पढ़िए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक प्रतिशत कितना है 42%। ठीक है, होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक कितना 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़े होंगे अच्छा से। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना होगा, तो सबसे पहले टोटल संख्या कितना है, तो दिया हुआ 450, तो यहाँ लिखेंगे 450। कुल अंक दिया है 450, हम वो पूरा नहीं लिखेंगे कि मानेंगे ये एक से है, आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन बता दें कैसे करना है एग्जाम में। ठीक है, 450 है तो टोटल कितना 25 मतलब 42% अंक होना कंपलसरी है, मतलब 42% आपको कोई भी हाल में लाना पड़ेगा। तो लाना पड़ेगा कितना 42%। तो 450 में 42% प्रतिशत जब हटाएंगे, यहाँ पे प्रतिशत है तो इसको जब हटाएंगे तो क्या है नीचे तो आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो काटिए जितना बार में भी काटना है। ठीक है, बस वो सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा, जितना बार में कट जाएगा। तो काटिएगा 2 से करेंगे 21 बार में, 21 दूनी 42, इसे 5 में, 5 9 45, इसको काटिएगा 9 1 9 आता है, 9 दूनी 18, तो कितना आता है 9 1 9, 9 दूनी 18। ठीक है, तो कितना 189, तो 189 है तो ऑप्शन नंबर डी पे 189। ठीक है, बस इसी तरह कर देना है, 450 लिखना 42/100 कर दीजिएगा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बोलता है एक पायदान है, पायदान को 42 रुपये में बिक्री करने पे क्या बढ़ाई को 10% का हानि होती है। तो मतलब कि बेचने पे क्या 10% का हानि हो जाती है, और 96 रुपया में पायदान को बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो वही पूछा है कि देखिए पहला है 42 रुपये में बेचता है तो 10% हानि हो जाता है, तो वही जब वस्तु फिर बच जाता है तो उसको जब 96 रुपये में हम बेचेंगे तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा, यह क्वेश्चन पूछा है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना होगा आपको, सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या करना है। सबसे पहले है 42 रुपया है, तो इसमें देखिए 10% कहानी, तो आप हमको आपको मतलब कि परसेंटेज वाला क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो जो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। 10% मतलब क्या होता है, 10% को जब हटाइएगा तो बटे 100 होता है। ठीक है, ये वाला पढ़ा दिया, तो जो नहीं देखे तो उसको पढ़ लीजिएगा। इसको जीरो काटिएगा तो कितना 1/10, यहाँ पर दिया हुआ 10%, तो 10% का मान लिख दिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में। आप देखिए 1/10 तो क्या होता है हानि होता है, तो देखिए नीचे वाला वस्तु जो होता है हमेशा क्रय मूल्य होता है, ऊपर में जो भी होता है प्रॉफिट लॉस जो भी होता है। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ देखेंगे कितना हो रहा है 1 रुपया क्या रहा है हानि, तो देखिए यहाँ पे पूरा हानि हो रहा है। तो क्या है मेरे पास 10 रुपया का वस्तु था, हानि हो रहा है 1 रुपया का, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, एक घटेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं हम अच्छा से, उसी को लिख देते हैं 10.9 हो गया, एक घटा तो 10.9 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इसमें क्या बोलता है 10% का हानि, तो 72 रुपये में बेचने पे, तो हमको क्या 72 रुपये, तो 10% का हानि, तो हानि वाला में देखेंगे तो कितना हानि हो रहा है 10 पे बोल रहा है, तो मेरा हानि हो रहा है 9 रुपया का हानि हो रहा है। 9 का मान दिया हुआ 72 रुपया। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा ये करना है पहले। ठीक है, तो 9 से कितना बार में कटेगा 8 बार में, तो 9 को 8 से गुना कीजिएगा तो 72 निकल जाएगा। और फिर 8 जो बचा है इसको फिर यहाँ से 8 से गुना कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा 10 से 80।
एक्चुअल में मेरे पास कितना हो गया, वर्तमान में अभी सीपी कॉस्ट प्राइस होगा 80 रुपया, ठीक है, तो वर्तमान में 80 रुपया हो गया। और इसमें बोलता है 96 रुपये में पायदान को बेचने पर, आप देखते हैं 96 रुपये में बेचने पे क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 96 रुपये में बोल रहा है तो यहाँ लिखिए 96 बेचने पर, तो 96 में 80 रुपया माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, बाटा क्या हो जाएगा नीचे में 80, 80 इसलिए क्योंकि एक्चुअल प्राइस अभी वर्तमान में मेरे पास 80 रुपया आ गया, तो बस इसको घटाइएगा, 96 में 80 रहेगा ना 16, और नीचे आ जाएगा 80 इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए, तो 16 25 80 5 बार में कटेगा, तो 5 से कटेगा कितना बार, 20%, तो 20% क्या आपका लाभ होगा, तो लाभ होगा, इसलिए लाभ होगा कि देखिए आपको 96 रुपया हो गया, तो 80 रुपये में क्या कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, तो उसको भी करने पे तो पायदान बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो मेरा 20% का लाभ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जहाँ है तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सबसे पहले क्या किया, 10% का हानि तो 10% लिखा है, तो एक बटे मतलब इसको परसेंटेज हो जाएगा तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 के तो 10 रुपया था, मेरा 1 रुपया का हानि हो रहा था तो 9 रुपया हो गया, ठीक है, 9 रुपया का मान दे दिया है 72 रुपया, तो 9 का मान लिख दिया 72, कितना बार में कटेगा 8 बार में, तो इसको गुना करेंगे तो 80, 80 रुपया मेरा निकल गया, पर इसमें बोलता है 96 रुपया को पायदान बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 80 रुपया मेरे पास अभी है और उसको बोलता है 96 में, तो 96 में से 80 माइनस कर देंगे और 80 को फिर नीचे में लिखेंगे, क्योंकि अभी वर्तमान हम 80 पे निकालेंगे, तो 80 को नीचे लिखेंगे और इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं, इसमें क्या बोलता है, एक वस्तु है 15% लाभ पे 920 रुपये में बेचा गया, ठीक है तो 20% का लाभ पर वस्तु को विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ध्यान से पढ़िए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला भी लिखना है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला तो था पहला वाला क्या, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि इंटू 100 होता है, ठीक है, तो उस तरह भी करके निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक वस्तु को 15% लाभ पे कितना 920 रुपये में बेचा गया, तो लाभ पे 920 रुपये में बेचा गया, तो देखिए कैसे करना है, 15% लाभ तो लिखेंगे मेरा 100, कोई भी वस्तु होता है ना, देखिए कोई भी वस्तु होता है ये 100 रुपया होता है, हमेशा क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस को 100 रुपये मानते हैं, ठीक है, 15% लाभ हो रहा तो क्या हो जाए 100 में 15% हो जाए फायदा, तो 115 लिख सकते हैं बटा 100 ले लेंगे, ठीक है, मेरा 100 रुपया 15% लाभ होता है 115 हो गया, ठीक है, अब इसको काटिए, इसको तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, जब इसको तोड़िएगा तो आएगा 20/23, तो ऊपर में 23 बार में कटेगा और तो नीचे 20 बार में कटेगा, ठीक है, आप इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लाभ हो रहा 920 रुपये में बेचा जाता, तो मेरा 20 रुपये का वस्तु था, हम बेच रहे हैं 920 रुपये में, पर वास्तव में बेच रहे हैं कितना 23 रुपये में बेच रहे हैं, तो वही इश्यू को इस तरह कर सकते हैं, 20 रुपये का वस्तु था, इसको मानिए सीपी, इसको करते हैं एसपी, एसपी मतलब सेलिंग कर रहे हैं, तो ये 23 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है, चलिए इसको कर दिया 20 27, तो 23 रुपये में, पर 23 में नहीं, यहाँ पे क्या था 920 रुपये में कर रहे हैं, ठीक, अब इसको 920 रुपये में कर रहे हैं, तो आप करिए, अब कितना बार में कटेगा, इसको काटने की कोशिश कीजिए, ये 40 बार में कटेगा, ठीक है, 23 को 40 से गुना कीजिएगा तो 920 आ जाएगा, तो यहाँ जितना से गुना करेंगे यहाँ यहाँ पे भी उतना से करेंगे, तो 40 दूनी 800, तो मेरा पास अभी वर्तमान में कितना 800 रुपया हो गया, ठीक है, पर बोलता है 20% लाभ पर उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना, अब देखिए फिर बोलता है 20% लाभ, तो 20% लिखेंगे, 20% मतलब क्या होता है 20/100, 10 काटेगा तो कितना 1/5 आएगा, ठीक है, तो लाभ लाभ जब बोलेगा तो 5 रुपये मेरे पास था और लाभ हो रहा है तो क्या 6 रुपये हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5/6, ठीक, अब लाभ पे बोला है, अब देखिए यहाँ पे हो गया 5/6, अब मेरे पास अभी बच के कितना आया था, बच के कितना आया मेरे पास, मतलब कि यहाँ पे आया था 800 रुपये, अभी वर्तमान में मेरे पास 800 रुपये बचा, तो अब देखिए 800 रुपया हो रहा है, तो 5 रुपये वस्तु 6 रुपये में हो रहा है, तो मेरे पास अभी वर्तमान में कितना हो रहा है 800 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे 800, हमको क्या बोला लाभ कमाना है ना, तो देखिए यहाँ पे बोलता है विक्रय मूल्य पर वस्तु का लाभ पर वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो ये इधर वाला हो जाता है क्रय मूल्य, आपको पता है ये वाला क्रय मूल्य होता है और इधर होता है विक्रय मूल्य, तो हमको विक्रय मूल्य वाला है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, फिर जितना है अब काटिए कितना बार में कटेगा 5 से 80 कितना बार 16/50, तो 160 बार में कटेगा, तो यहाँ से भी हम 160 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 960, 16×96 होता है तो 960, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा, या तो फिर आप यदि ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो और एक हम तरीका बता दें, पहले इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, देखिए 100 रुपये का वस्तु था 15% लाभ होता है तो 115 रुपया हो गया, तो 115/100 कर दिए, तो इसको 20/23 आएगा, इसको काटिएगा तो 20 रुपये का वस्तु 23 रुपये में हो जाता है, ठीक है, 20 का वस्तु 23 में हो जा रहा है, इतना कर दे रहे हैं, 1 मिनट, 20 का वस्तु 23 रुपया हो गया, अब यहाँ पे 23 रुपया का मान दिया हुआ है 960 रुपया में बेचा, देखिए इधर वाला होता है क्रय मूल्य, इसको अभी जस्ट बताते इधर वाला क्रय मूल्य, इधर वाला विकल्प, तो मतलब बेचा, तो बेचा कितना 960 रुपये में, कितना बार में 40 से इसको करेंगे तो ये मेरा क्रय मूल्य निकल गया, फिर बोलता है 20% लाभ पर, तो 20% फिर निकालेंगे, 20% मतलब होता है 1/5, ठीक है,
परसेंटेज वाला वैल्यू नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। चलिए, तो 1/5 तो 5:6 हो जाएगा, मतलब 5 रुपये का वस्तु एक करेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोला, तो देखिए क्रय मूल्य का मान तो मेरा 800 रुपया है, अभी लिखना है ना, देखिए यहाँ पे है क्रय मूल्य, तो ये वाला क्रय मूल्य का मान लिखेंगे 800। 800 इस बार हो गया तो कितना बार में 1600, 160 बार में कट रहा है 800, तो हमको बोलता है विक्रय मूल्य निकालनी है, तो इसको से गुना कर देंगे तो 960 हो गया। और एक फॉर्मूला आप लोगों को बता दे रहे हैं, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं पहले। देखिए फॉर्मूला से हम बता देते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है सीपी बराबर होता है एसपी, मतलब सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, इनटू प्रॉफिट होता है बटे जितना भी होता है, तो 100 रुपया में जितना भी प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट प्रतिशत उसी पे कर दिया था। एसपी जितना है 960 रुपया मेरा दिया हुआ था, तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी, सीपी क्रय मूल्य पहले निकालना पड़ेगा, तो सीपी एसपी का मान दिया हुआ कितना था 920 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे 920 रुपया, तो 920 रुपया है ना, एसपी सेल करता बेच रहा है 920 रुपया, 920 करेंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है 15%, तो मतलब कि जितना भी हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 15%, तो कितना पे हो रहा है 100 रुपये में, 100 में कितना पूरा 15%, तो 100 प्लस प्रॉफिट लिख देंगे, ताकि कि जब भी निकालेंगे तो 100 में निकालेंगे तो 115 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा, उसी तरह सोल्व जब कीजिएगा तो कितना आएगा, इसको जब पूरा काटिएगा तो 800 आएगा, जैसे हम बताए थे। तो सोल्व कीजिएगा 800 रुपया आ जाएगा, तो मेरा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो हिंदी में लिखिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरा 800 रुपया हो गया। अब बोलता है 20% का लाभ पे बेचना है, तो 20% के लाभ को बेचने के लिए क्या कीजिएगा, आपको 20% लाभ के लिए वही फॉर्मूला फिर पड़ेगा, एसपी बराबर होता है सीपी, मतलब कि सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100, ये फॉर्मूला होता है, बस इस पे पुट कर देना है। तो अब देखिए पुट करने के क्या क्या मेरा अभी निकल गया, क्या सीपी कितना निकला 800 रुपया, तो 800 यहाँ लिखे, 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा प्रॉफिट मेरा, तो हो रहा 20 रुपया का प्रॉफिट, यहाँ पे क्वेश्चन पर ये देखिए क्या बोला 20% का लाभ, तो ये बोला 20% का लाभ, तो चलिए 20% लाभ हो रहा है, तो 120 रुपया, तो 100 था और उसमें 20 जोड़ देंगे, तो 100 प्लस 20 जोड़ देंगे बटा 100 कर देंगे। अब कर दीजिए 800 120 बटा 100, 9 2 0 2 0 कटेगा, 12 से 8 से 12 से 96 960, तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं फॉर्मूला से। और वो जो बताए थे रेशियो मेथड, वो रेशियो मेथड बहुत आसान था, बढ़िया है, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, वो शॉर्ट पड़ेगा पर ये आपको फॉर्मूला में करना पड़ेगा, आपको जो जैसा अच्छा लगे उसे कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ध्यान से पढ़िए आप लोग, यदि ए और बी का मान दिया 5:8 और बी और सी का मान दिया 18:25, तो ए सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला सिंपल है, ए अनुपात बी होता है, और जैसा दिया है उसी के नीचे, तो देखिए बी है तो यहाँ उसी के नीचे बी देंगे और इसी का अपोजिट सी देंगे, तो यही फॉर्मूला होता है, तो इसी पे हमको पुट करना। चलिए अब इसको पुट करते हैं, तो देखिए ए और बी का मान कितना दिया, तो यहाँ पे लिखे ए और बी का सीधे सीधे लिखेंगे, तो 5:8 लिख दिए। फिर बोलता बी सी, तो बी के मान बी के सामने लिखेंगे 18, और सी का उसी के सामने लिखेंगे 25, यहाँ लिख दिए। चलिए अब देखिए ऊपर को हमको छोड़ देना है, हमको निकालना बोला है ए और सी का मान, तो देखिए इसका यहाँ पे अपोजिट बगल में जो नहीं है तो उसका जो पास में देखिए, इसका बगल में यहाँ पे कुछ नहीं है, कारण कि 3 लाइन पे थे, 3 लाइन पे ले जाएंगे, इसका बगल में नहीं है तो जो यहीं पे है उसी का अपोजिट यहाँ आ जाएगा घूम के। देखिए इसका भी बगल में कोई नहीं है, तो ये 18 है, तो 18 या 18 अपने जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कर दिए ए बी और सी, ठीक। चलिए अब इसको गुना कर दीजिए, 18×5 = 90 होता है, ठीक है। इसको गुना कर दिया, 18×5 = 90 हो गया। 18 से 8 को बी का मान नहीं बोला तो बी को नहीं निकाल सकते हैं, तो बी को छोड़ दीजिए। सी बोला, ए और सी का मान बोला गया, तो करने बोला ए अनुपात सी का मान बताया। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ऊपर में क्या बोला, ए और सी का मान ज्ञात करें, तो दे दे, तो 25 से 8 को गुना कर दीजिए, 25 कितना होता है, 25 होता है मतलब 200, तो यहाँ पे 200। तो आप देखिए यहाँ पे यदि बी का भी बोलेगा तो ए बी सी, तो बी का भी निकाल दीजिए 144, ठीक, इतना कर लीजिए। अब इसमें क्या रहा देखिए, जो कटेगा काट दीजिए, देखिए यहाँ से 0 कटेगा, यहाँ से 0 कटेगा, तो 9:20 कहीं पे है, देखिए 9:20, तो ऑप्शन नंबर बी पे है। बस ए भी कीजिएगा बी सी कीजिएगा, उसके बाद वैल्यू पुट कर देना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें आप देखिए रमेश के पास 50 पैसे के 1 रुपया है, 5 रुपया के सिक्के, और मतलब कि अच्छा इसमें 50 पैसे 1 रुपया और 5 पैसे, तो 50 पैसे हैं 1 रुपया और 5 रुपये का सिक्के हैं, तो क्रमशः दिया है 2:3 अनुपात और 5 के अनुपात में, तो उसके पास कुल रुपया में कितना 116 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करना है, पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो 50 पैसे 1 रुपया और 5 पैसे, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 पैसा 1 रुपया और कितना का 5 रुपया, तो 5 रुपया लिख दिए, इतना हो गया। मेरे पास 2:3 5 का है, तो हम इसको x करके मान लेते हैं, तो मान लेते हैं पहला कितना हो जाएगा
माना सिक्कों की संख्या, तो सिक्कों की संख्या यहाँ पे लिखिए सिक्कों, तो सिक्कों की संख्या, इसको कलर चेंज कर दें। चलिए, सिक्कों की संख्या का पहला है 2x दिया हुआ है, फिर उसके बाद क्या है 3x दिया हुआ है और 5x दिया है। तो कहाँ से लाएं, तो देखिए ऊपर दिया हुआ है 2, 3 और 5, यहाँ पे दिया हुआ है 2, 3, 5 लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करना है, तो इसका कुल मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले बोला है 50 पैसे, तो 50 पैसे मतलब कितना, 1/8, 1 रुपया का आधा कर देंगे, तो 50 पैसे कितना, 2 सिक्के, तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे। तो 2 सिक्के मतलब कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या तो हमको पता नहीं है, तो 50 पैसे जितने भी हैं उनको 2 सिक्के, तो 2x कर देंगे। फिर यहाँ पे ऐसे करना है, फिर बोलता है 3 सिक्के, तो कितना, 1 रुपया का, तो 1 यहाँ करेंगे, 1 रुपया कितना, 3 सिक्के। फिर इसको जोड़ना है, क्योंकि हम प्लस करके आगे बढ़ेंगे ना, तो इसको जोड़ लगा दीजिए, जोड़ लगाएंगे। अब 5 रुपये, तो 5 रुपये का ही कितना, 5 सिक्के हैं, तो 5x कर देंगे। कितना हो गया, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना, x प्लस 3x प्लस 25। अब इसको जोड़िए, कितना हो गया, 25 और 3 28 और 1 29x, तो मेरे पास 29x आ गया। और यहाँ का मान दिया टोटल, इसके पास कितना है, उसके पास कुल है 116 रुपये, तो हम कुल कर देंगे, इसका मान के बराबर 116 कर देंगे। यहाँ से भी करते चलिएगा, 116 फिर बराबर 116 बराबर 116। अब x से इसको काटिए, कितना बार में काटेगा, इसको 29 से इसको काटिएगा तो कितना, 4x आ जाएगा। तो x का मान कितना आएगा, मेरा पास 4 रुपया आ गया। तो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसमें बोला है 50 पैसे के सिक्कों की, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना, मेरे पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के बाद बोला है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मेरा 2x है, यही है ना 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो यहाँ पे कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 4, तो बराबर हो जाएगा 8, तो आंसर हो जाएगा 8। अभी आया ना x का मान 4, तो बस उसको पुट कर देना है, तो आंसर हो जाएगा 8, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर करते हैं। देखते हैं 7 में क्या बोलता है। इसमें देखिए, एक है P और Q, एक काम को कितना 6 दिन में करता है, काम को समाप्त कर देता है, और जबकि Q जो है ये अकेले काम 10 दिन में करता है, तो P अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से बनाइए, उसके बाद फिर हम बताते जाते हैं, आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले P और Q, तो लिखते हैं P प्लस Q मिलकर कितना 6 दिन में काम करता है। फिर अगला बोलता है Q अकेला, तो Q यहाँ लिखेंगे, Q अकेला कितना 10 दिन में करता है। अब तो किसी की बात नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम लेकर 10 और 6 का एलसीएम कितना 60 आता है। तो 6 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, और 10 से कितना बार में 6 बार में कटेगा। ठीक, अब इसमें बोला देखिए, यहाँ पे बोलता है Q अकेला काम करता है, तो देखिए Q यहाँ पे भी है, Q यहाँ पे भी है, ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे Q भी है और यहाँ पे भी Q है, तो Q का मान घटा देंगे तो P का मान निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बोला P अकेला कितना दिन कर पाएगा। तो देखिए Q और Q, तो Q की कैपेसिटी देखिए नीचे में तो 6 दिया हुआ है, तो मतलब कि यहाँ 10 रुपया में 6 रुपया Q का काम है, तो बचा हुआ काम कौन कर रहा है, P कर रहा है। तो इसी तरह कर देंगे, तो इसमें घटा देंगे, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4, तो बचा मेरा टोटल काम है 60, और जिसमें से P का बात बोलता है, तो P 4 दिन करेगा, तो कितना हो जाएगा, कितना बार में घटेगा, तो 15 चौको 60, तो 15 आंसर आएगा। तो देखिए कहीं 15 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोलता है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलता है रेबी, रोहन और राजेश अकेले काम को 10, 15 और 12 दिन में करता है, तो यदि तीनों मिलकर काम करेगा तो कितना दिन में करेगा। तो ये तो आसान है, 10 लिखेंगे, 12 लिखेंगे और 15 लिखेंगे। तीनों को बोला है तो तीनों का एलसीएम लिखेंगे, तो 10 छंग 60 बार में, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। अब सबको जोड़ दिए, 6 5 11 11 4 15, तो टोटल आएगा 15। टोटल काम है मेरा 60, काम करने वाला है 15, कितना बार में करेगा, कै दिन करेगा, 4 दिन में कर देगा। कितना, 4 दिन में, तो सही आंसर। ये तो आसान था। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भरता है, तो देखिए भरने का काम कर रहा है, जब भी बोलेगा भरता है तो भरता को लिखेंगे हम प्लस, ठीक है। अब खाली करेगा तो हम लिखेंगे माइनस, तो खाली जब भी बोलेगा तो माइनस, ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए, तो लेकिन एक निकासी पाइप इसको कहता है 28 मिनट में खाली कर देता है, तो दोनों पाइप को जब खोलेंगे तो टंकी कितने समय में भरेगा, यह पूछा है। तो देखिए भरने वाला काम है तो प्लस करेंगे, तो पहले 20 भर रहा है, और जबकि खाली करने का काम करता है -28 कर रहा है, तो ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालिए। इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा एलसीएम, चलिए तो इसका एलसीएम निकालते हैं। तो चलो, तो एलसीएम पहले निकालते हैं, तो यहाँ 20 लिखिए और यहाँ 28 लिखिए, तो इसको काटिए 2 से, कितना बार 10 बार में, यहाँ कटेगा 14 बार में, फिर इसको काटिए 2 से 5 बार में, यह 7 बार में, तो आप काटिए 7 पचे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 140 आ जाएगा। ठीक है, चलिए
तो एलसीएम आ जाता है 140। अब 140 आता है तो इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा। और ये इससे 28 पंचे ना, तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, तो 5 बार में कट जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, जब दोनों पाइप को खोलते हैं तो टंकी कितने समय में भरेगा। तो देख, ये वाला टंकी भरना, ऊपर वाला जो टंकी है 7 मिनट वाला, 7 मिनट वाला टंकी क्या करना, भरने का काम करता है, तो ये प्लस का काम कर रहा है, ये घटाने का काम कर रहा है, ये दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, तो 7 में 5 घटेगा तो बचेगा 2। तो टोटल मेरा 140 काम होता है। और मतलब कि 2 टंकी जब ये करता है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आंसर आएगा 70। तो 70 कहीं पे है, देखिए 70 70, तो ऑप्शन नंबर डी पे 70 है। ठीक है, घटा दीजिए, उसको सॉल्व कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। 10 छात्रों की कक्षा में औसत आयु 16 है। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ा तो शेष जो था औसत कितना 16.25 हो जाता है। तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है। चलिए अपने से कोशिश कीजिए बनाने के लिए, तो क्या होगा इसका आंसर। देखिए ये भी आसान है। देखिए टोटल कितना, 10 छात्रों की कक्षा आयु इतना, तो टोटल है 10 गो छात्र है, तो 10 छात्र कितना 16 साल है, तो इसको टोटल करेंगे तो 160 हो गया। जब 2 छात्र, तो टोटल मेरा क्या है, कुल है मेरे पास 10 छात्र, 10 छात्र है। इसमें से क्या होता है, 2 गो छात्र भाग जाता है, तो 2 छात्र भाग जाता है तो मेरे पास बचता कितना 8। 10 गो था, 2 भाग जाता 8। 8 का औसत आयु है 16.25। अब इसको सोल्व कीजिए, 8 से इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 130 आएगा। अब बनाने की कोशिश कीजिएगा, 130 आएगा। टोटल मेरा अब हो गया। अब इसको सोल्व करना, तो छोड़ने वाले छात्र निकालना। तो मेरे पास था 160 गो बच्चा था, उसमें से भाग के 130 बचा हुआ रहता है, तो मेरे पास बचेगा कितना, तो 20 बचेगा, यही बचेगा ना। जब 130 30 60 तो 30 बचेगा। मैं कहे कि मतलब 20 तो उसमें भाग जाता है ना, तो इसमें कितना बचता है 30। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा। चलिए तो 160 था, 160 में 30 बचा है, तो 30 घट जा रहा, तो आंसर हो जाएगा 30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसीलिए हल्का है, बता दे रहे हैं। राम और लक्ष्मण एक ही दूरी के लिए 32 किलोमीटर और 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। राम को दूरी तय करने से लक्ष्मण 1 घंटा अधिक, देखिए कम और अधिक जब भी बोलेगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए फिर एलसीएम निकाल लीजिए। पहले यहाँ लिखे राम, राम कितना 32 किलोमीटर की दर से करता है, और एक कौन है लक्ष्मण, तो लक्ष्मण लिखिएगा कितना 40 किलोमीटर दर से करता है। इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा। एलसीएम जो भी आएगा, राम और 40 इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 160 आएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो 5 बार में, इसको सोल्व कीजिए 4 बार में, इतना होगा। 5 4 ना, दोनों का अंतर यहाँ पे बोलता है लक्ष्मण राम से कितना 1 घंटा अधिक, का अधिक दोनों का अंतर, तो दोनों के बीच में घटेगा तो 1, तो टोटल 160 था, और 1 से डिवाइड किया जाए तो कितना 160, तो सही आंसर 160 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये अंतिम प्रश्न है। इसमें देखते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या 5% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाला प्रतिशत ज्ञात करिए। तो देखिए जब भी वृत्त बोलेगा तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त मतलब क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। तो देखिए भुजा का स्क्वायर 5% बोला है, तो 5% लिखेंगे। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं, ये जब प्रतिशत हटाएंगे नीचे लिखेंगे 100। परसेंटेज वाला जो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। इसको काटिएगा तो कितना 1/20, 20 बार में करेगा। चलिए अब 20 को क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या बोलता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, मेरे पास 20 रुपया है, 1 रुपया का वृद्धि हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 20 से हो जाएगा, तो 21/20 हो जाएगा। वृद्धि होगा ना 1 रुपया का, तो ये हो जाएगा। अब भुजा मतलब इसका होता है भुजा का स्क्वायर, तो हम करेंगे भुजा का स्क्वायर करेंगे। मेरा पास 20 रुपया था, 21 रुपया हो गया। ठीक है, इसको 1 मिनट, चलिए कलर चेंज करके बता रहे हैं। देखिए मेरे पास था 20 रुपया, 20 रुपया था, 21 रुपया हो गया, 1 रुपया का वृद्धि हुआ तो 21 हो गया। भुजा का स्क्वायर बोला तो इसको 2 बार करेंगे, फिर इसी तरह 1 बार करेंगे, 21 करेंगे। क्यों कहें, क्योंकि भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार, पहले 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21, इसको जब ये करिएगा नीचे 400 आएगा, इसको सोल्व करिएगा तो 441 आएगा। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखें, इन दोनों के बीच में अंतर कितना 41 का अंतर है, कितना पे 400 पे। हमेशा ये वाला जो मूल्य होता है इधर वाला, इधर पे निकलते थे, ये वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है। तो 41 का अंतर है 400 पे, और इंटू 100। इसको इसको 0 0 काटिए, इसको इसको काटिएगा, तो 41 के 4 से डिवाइड कीजिएगा तो 10.25, ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करके देखिएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो 10.25 कहीं पे है देखिए, तो 10.25 ऑप्शन नंबर ए पे ही 10.25। तो इसी तरह करना है, पहले क्या करना है, भुजा का स्क्वायर करना है। 5% दिया है तो 5/100 करेंगे तो 1/20 आएगा। 20 से 21 हो जाएगा, तो बस 20 से 21 हुआ,
तो करेंगे भुजा के स्क्वायर, तो 20 से 21 एक बार, 20 से 21, अब दोनों के बीच में अंतर निकाल लेंगे। अंतर निकलेगा 400 ये, तो इसको अंतर को 41 बटे कितना 400, इसलिए इस पे निकलते हैं। तो कहा ये होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और इधर होता है सेलिंग मूल्य, मतलब विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य पे हमेशा निकाला जाता है वस्तु का मूल्य। तो इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कल का प्रैक्टिस करने वाले हम लोग प्रैक्टिस 4 करेंगे, आज यहीं छोड़ देते हैं। कल का प्रैक्टिस 4 करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।